ने रिसेंटली लॉन्च किया अपनी न्यू बाइक CB350 हाईनेस, जिसे आप बोल सकते हो। अगर हम इस बाइक की स्पेक्स के बारे में बात करेंगे तो बहुत मामूली सी स्पेक है, मतलब उतना कोई हाई फंडा नहीं है। 20-21 bhp की पावर डिलीवर करता है, 30 Nm की टॉर्क डिलीवर करता है, कि जो कि आप अगर मार्केट में देखोगे तो बहुत सारे बाइक्स हैं जो कि इससे कई गुना ज़्यादा वो प्राइस पॉइंट पे डिलीवर करते हैं। एंड इनफैक्ट इसके ऊपर जो है हम लोगों ने बहुत सारे वीडियो बना दिए, बट आई एश्योर यू दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट वीडियो, जिसमें आपको लास्ट तक पता चल जाएगा कि आपको ये बाइक खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। सो दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड टू यू बाय फैमिसेफ ऐप। सो दोस्तों, हम लोगों के बच्चे जो है आजकल बहुत ज़्यादा मोबाइल और टैब यूसेज करते हैं। आप जब वो यूज़ करते हैं उसमें पेरेंटल कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। फैमिसेफ की ऐप इंस्टॉल करो। ये ऐप कुछ इस तरह से है। फैमिसेफ ऐप को इंस्टॉल करना बहुत ही ज़्यादा इजी है। ये एंड्रॉयड के लिए भी आता है और एप्पल फोन्स के लिए भी आता है। तो हम लोग जैसे ये iOS पे आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। करने के बाद सेटअप प्रोसेस इज क्वाइट सिंपल और मतलब स्टेप बाय स्टेप गाइड है, तो वहाँ से आप जाके डायरेक्टली सेटअप कर सकते हो। आप इस ऐप से जो है अपने बच्चों की स्क्रीन टाइम देख सकते हो और कंट्रोल भी कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो ब्लॉक एनी पर्टिकुलर ऐप दैट यू डोंट लाइक योर किड्स टू एक्सेस। अगर हम लोग इसके फीचर्स के टैब पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर्स दिख जाते हैं। एक्टिविटी टैब तो आप लोगों ने देख लिया है, ब्राउजिंग हिस्ट्री भी आप देख सकते हो, एंड अगर कोई वेबसाइट चाहे तो ब्लॉक भी कर सकते हो। इसमें एक वेब फिल्टर भी होता है जिसमें आप सारे के सारे अनवांटेड जो कीवर्ड्स है वो आप टैग करके रख सकते हो, जो कि आपके बच्चे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। यूट्यूब की ब्राउजिंग हिस्ट्री भी आप देख सकते हो, एंड इनफैक्ट आप ब्लॉक भी कर सकते हो कोई वीडियो अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे देखना नहीं चाहिए। आप आपके बच्चों की जो है लाइव लोकेशन ट्रैक कर सकते हो। इनफैक्ट आप जियो फेंसिंग भी एनेबल कर सकते हो। सो बेसिकली जियो फेंसिंग में होता यह है कि अगर आपके बच्चे एक एरिया से बाहर अगर निकलने की कोशिश करते हैं तो आपको जो है अलर्ट आ जाता है लाइव। ऐसे ही बहुत सारे फीचर से भरपूर है फैमिसेफ ऐप। सो आप डायरेक्टली उसको इंस्टॉल करके देख सकते हो इसके सारे के सारे फीचर्स। सो फैमिसेफ की जो ऐप है उसमें आपको जो है एक 3 डे ट्रायल भी मिलता है, फ्री ट्रायल मिलता है, जिससे आपको पता चल जाए कि आपके फीचर्स के बारे में। एंड टॉप ऑफ इट, ये क्रिसमस के टाइम पे अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हो तो इसमें जो है करीब करीब आपको 40% की डिस्काउंट भी मिल जाता है। सो आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। सो लेट्स नाउ कंटिन्यू विद द वीडियो। अगर हम इस बाइक की लुक्स के बारे में बात करेंगे तो काफी सिंपलिस्टिक और क्लासिक डिजाइन आप बोल सकते हो। पर्सनली मुझे ये मोटरसाइकिल बहुत अच्छी लगती है। इसकी डिजाइन काफी अलग फील होता है, काफी प्रीमियम फील होता है। लेकिन लुक्स जो है सब्जेक्टिव होता है। इसका मतलब ये है कि आपको जो चीज़ अच्छा लगे वो मुझे ना अच्छा लगे, मुझे जो चीज़ अच्छा लगे शायद आपको ना अच्छा लगे। लेकिन ये डिज़ाइन मुझे क्लासिक क्यों दिखता है, उसका रीज़न ये है बिकॉज ऑफ द फिट एंड फिनिश। क्योंकि इसमें सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स यूज़ किया गया है उसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी है। एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। मार्केट में बहुत सारे कार्स है जो कि 20 से 25 लाख के अंदर आता है। हम मान लो कि 2 कार पिक करते हैं, एक जो है किया की सेल्टोस पिक करते हैं, दूसरे साइड में जीप की कंपस पिक करते हैं। अगर आप दोनों गाड़ी को आउट एंड आउट मतलब बाहर देखोगे तो आपको ये फीलिंग आएगी कि जीप की जो कंपस है वो थोड़ा प्रीमियम है, उसकी फिनिश वैसा प्रीमियम है। उसका रीजन ये है कि बिकॉज ऑफ द बिल्ड क्वालिटी एंड द फिनिशिंग, जो उसकी डिजाइन और जो क्वालिटी ऑफ द कार है वो आपको डेफिनेटली दिखता है। इसीलिए आप कोई भी प्रीमियम कार अगर आप मार्केट में देखते हो, मतलब रोड पे देखते हो, तो आपको लगता है कि यार ये कार जो है रोबस्ट दिखता है, ये कार जो इसकी फिनिशिंग अच्छी दिखती है। उसका रीजन ये है कि क्योंकि क्वालिटी वहां पे है। तो सेम टू सेम चीज जो है मुझे पर्सनली फील होता है होंडा की हाईनेस के बारे में। ये वीडियो को आगे लेने से पहले मैं आप लोगों को कुछ कंफर्म करना चाहता हूं। तो मैंने देखा कि कुछ लोग जो है कमेंट ये कर रहे हैं कि बुल्लू भाई को लगता है कि होंडा ने पैसा दिया है। तो आपको एक चीज बता देता हूं, होंडा की प्रोडक्ट्स मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन होंडा की जो एटीट्यूड है मुझे पसंद नहीं है। टू बी ऑनेस्ट फ्रैंक, मैं बहुत सिंपल रहता हूँ, बहुत फ्रैंक रहता हूँ अपने वीडियो पे, बिकॉज आई एम नॉट स्केयर्ड। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन सी कंपनी क्या सोचती है मेरे बारे में, बिकॉज आई हैव गॉट द मनी टू बाई एनी बाइक इन द मार्केट। जो बाइक मुझे अच्छी लगती है, अगर अच्छी लगती है तो खरीदूंगा, उसकी रिव्यू भी बनाऊंगा, या फिर मेरे दोस्तों के पास भी गाड़ी रहता है तो वो नहीं है। तो पॉइंट ये है कि होंडा मुझे क्यों इगोस्टिक लगता है, उसका रीजन बता देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको देता हूं, जब रॉयल एनफील्ड की मेट्योर जब लॉन्च हुआ मार्केट में, तो आप देखे होंगे लिटरली एवरी अदर यूट्यूबर, एवरी अदर इन्फ्लुएंसर, एवरी अदर चैनल हैड द अपॉर्चुनिटी टू राइड दैट व्हीकल। दिस इज एन अमेजिंग स्टेप बाय रॉयल एनफील्ड। उनकी एटीट्यूड अच्छा था कि यार हम लोगों को मार्केटिंग पे फोकस करना चाहिए, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट दे सेल लॉट इन नंबर्स। मतलब अगर नंबर्स के बारे में हम लोग बात करें, कोई भी और कंपनी उसके नजदीक भी नहीं आता, स्टिल वो एटीट्यूड सही है। लेकिन होंडा के केस पे थोड़ी सी डिफरेंट है। आई डोंट नो व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन, लेकिन पॉइंट ये है कि अगर आप लोग थोड़ा गौर से देखे होंगे, आपको ये भी लग रहा होगा कि यार लोगों में, मतलब जो यूट्यूबर्स है या फिर जो चैनल्स है, उनको थोड़ा सा वो अंदर से थोड़ा गुस्सा रहा होगा कि यार होंडा ने अपने बाइक नहीं दिया मतलब टेस्ट राइड करने के लिए। तो ये सीन होता है होंडा के साथ। इट इज नॉट जस्ट विद द CB350, ये बहुत सारे गाड़ियों के साथ होता है। इनफैक्ट अफ्रीका ट्विन भी आप देखोगे 40-50 पीस बेचते हैं। तो इसको अगर हम लोग दूसरे तरीके से देखेंगे तो शायद ये भी हो सकता है कि होंडा का जो है अपने मोटरसाइकिल्स पे कॉन्फिडेंस है, उनकी टेक्नोलॉजी पे उनको कॉन्फिडेंस है, या कुछ और चैलेंजेस हो सकता है। पॉइंट ये है कि अगर आप लोगों को ये लगता है कि यार होंडा ने पे किया है किसी को वीडियो बनाने के लिए, तो फॉर योर इन्फॉर्मेशन ये है कि होंडा ने एक बाइक भी नहीं दी है किसी को वीडियो रिव्यूज बनाने के लिए। आप देखे होंगे कि जो वीडियोस मैं बनाता हूँ होंडा CB350 के ऊपर, वो
खास करके वो बाइक मैंने लिया है रॉयल ब्रदर्स से, जो कि एक रेंटल कंपनी है, बैंगलोर से ऑपरेट करती है। एंड उनके पास जो भी नए बाइक्स आता है वो हमेशा उनके पास आ जाते हैं, तो आप वहाँ से रेंट आउट कर सकते हैं। परफॉर्मेंस के बारे में डेफिनेटली दोस्तों, जब आप लोग एक बाइक खरीदते हो तो आपको जो है इंजन परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो अगर इंजन के बारे में मैं बात करूँ तो आपको बता देता हूँ कि होंडा में एक सबसे बड़ी जो डीमेरिट मुझे लगता है वो ये है कि उसमें लो एंड पे आपको उतना पंच नहीं आएगा। इसका मतलब क्या, ये वही फीलिंग है जो KTM 390 एडवेंचर पे होता है कि आप अगर हल्का थ्रोटल करते हो तो स्टार्ट बंद हो जाने की कोशिश होता है, वो बिल्कुल नहीं है। होंडा में कोई भी स्टार्ट वर्ड बंद नहीं होगा, आपको अच्छा लगेगा चलाने में। लेकिन जब आप लो आरपीएम पे अगर आप तेज घुमाना चाहोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं होता है, मतलब आपको वो एक ग्रंट सा एक पंच फील नहीं होता है, जो कि आपको अगर मेटियोर फॉर एग्जांपल ले लो तो आपको उसमें एक पंच फील होता है, जो कि होंडा में नहीं होगा। क्या इसका मतलब ये है कि ये सिटी के लिए बहुत खराब बाइक है? बिल्कुल नहीं, आपको सिटी में ये बिल्कुल बोर नहीं कराएगा। जो इंजन है ये सिटी के लिए एकदम सही है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसमें स्लिपर असिस्ट क्लच भी है, जिसकी वजह से आपको क्लच भी मतलब बहुत लाइट फील होता है, गियर शिफ्टिंग बहुत स्मूथ है। तो इसका मतलब है कि ओवरऑल अगर आप इसको सिटी में चलाओगे आपको अच्छा फील होगा। इट ऑल डिपेंड्स कि आप इसको कौन सी बाइक के साथ कंपेयर कर रहे हो। अदरवाइज देखने से आपको कोई बोरिंग सा फीलिंग तो डेफिनेटली नहीं आएगा। लेकिन हाँ, जैसा मैंने बताया कि जब आप इसको तेज घुमाते हो तो ऐसा नहीं कि बाइक को झटका दे के आगे जाएगा। लेकिन अगर हम लोग इसको हाईवे पे लेने की बात करेंगे तो उस केस पे अगर आप देखोगे तो देखो, हाईवे में सबसे ज्यादा मैटर करता है कि आपकी इंजन कितना रिफाइंड और स्मूथ है, क्योंकि आप जो है लॉन्ग ट्रिप्स अगर करोगे तो आपको जो है स्ट्रेस फ्री इंजन चाहिए। तो बेसिकली इंजन बहुत स्ट्रेस फ्री है, और इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि आप 10 पे चलाओ या फिर 120 पे चलाओ, आपको स्मूथनेस सेम रहेगा। पावर डिलीवरी की हम लोग अगर बात करेंगे तो देखो, इनिशियल्स आपको थोड़ा सा पुअर लगेगा, लेकिन उसके बाद जो ये बहुत तेजी से स्पीड पकड़ लेती है। एंड खास करके आपको बता दूं कि 4th गियर तक जो है 100 के आसपास स्पीड आ जाता है, बहुत जल्दी आ जाता है। 100 के बाद 120 थोड़ा टाइम लेता है। इनफैक्ट आपको बता दूं कि 5th वाली जो गियर है उसमें ज़्यादा एक्शन कुछ नहीं होता है, आप मतलब 5th गियर डाल के लगाओगे तो 100 से 120 तक जाएगा। लेकिन क्रूजिंग स्पीड की अगर बात करेंगे तो 100 के अंदर आएगा। सिटी के अंदर आप बात करोगे 30-40 स्पीड बहुत इजी है। माइलेज भी आपको डिसेंट सा देगा इस इंजन में। इसके लिए आपको सबसे बेस्ट होगा कि आप जो है टेस्ट राइड ले लो। आप जब भी आप टेस्ट राइड लोगे बाइक का तो आपको ऑब्वियसली सिटी में ही राइड करने के लिए मिल जाएगा, तो वहां से आपको आइडिया आ जाएगा। सो दिस इज डेफिनेटली नॉट ए बोरिंग मशीन फॉर द सिटी फॉर श्योर। तो वो है बात। अब नेक्स्ट बात करते हैं कंफर्ट के बारे में। कोई भी मोटरसाइकिल आप खरीदते हो तो यार कंफर्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और होंडा की जो CB350 है इसकी कंफर्ट मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। उसका रीजन ये है कि पहले जो सीटिंग की पोस्चर है, जो फुटपैक की पोस्चर है, जो हैंडल बार की पोस्चर है, ओवरऑल इट इज़ गुड। मुझे ये लगता है कि अगर आप लोगों को कुछ मॉडिफिकेशंस करना है इसमें तो मे बी आप थोड़ा सा और टॉल कर सकते हो अपने हैंडल बार को, शायद 1 इंच का एक आप रेजर लगा लो, क्योंकि मेरे हाइट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। बट आई फिगर्ड आउट कि अगर आप थोड़ा सा टॉल हो गए, हो सकता है आपको थोड़ा सा और रेज करना पड़े। बट उसके अलावा आपको CB350 पे और कोई भी मॉडिफिकेशंस की जरूरत नहीं है। तो चाहे वो राइडर के लिए हो या फिर पिलियन के लिए हो, इट इज वेरी वेरी कंफर्टेबल। इट इज कंफर्टेबल फॉर द सिटी, इट इज कंफर्टेबल फॉर द हाईवे। अच्छा, हाईवे पे ये हो सकता है कि जब आप पिलियन के साथ राइड करोगे तो हो सकता है कि आपकी जो टॉप एंड जो 120 हो रहा है वो शायद 100 पे आ जाएगा। बट दैट इज प्रैक्टिकल राइट, बिकॉज 20-21 bhp की जो बाइक्स होता है, हर बाइक पे यही होता है कि जब आप पिलियन के साथ राइड करते हो, अगर वेट आपकी गाड़ी पे ज्यादा है तो जो टॉप स्पीड है वो थोड़ा सा 10-20 किलोमीटर कम हो जाता है। इट इज क्वाइट नेचुरल, एंड ये हर बाइक के साथ ये रेंज में होगा। इसके अलावा अगर हम लोग सस्पेंशन की बात करेंगे, सस्पेंशन बहुत अच्छी है इस गाड़ी में, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट देखो, आप अगर होंडा से कोई बाइक खरीदते हो तो आपको क्वालिटी एश्योरेंस रहता है, मतलब जो सस्पेंशन हो गया, जो इंजन की क्वालिटी हो गया, ओवरऑल आपको लॉन्ग रन में कभी स्ट्रेस नहीं देगा। तो वो है बात। तो क्वालिटी इज गुड। अगर हम लोग ब्रेक्स की बात करेंगे तो ब्रेक्स की क्वालिटी बहुत अमेजिंग है। अगर आप लोग मेरे हाईवे टूरिंग वीडियो नहीं देखे हो तो देख लो, तो उसमें आप देखे होंगे कि मैं जब हाईवे पे जा रहा था तो एक मोटरसाइकिल, मतलब एक अंकल थे जो सडनली क्रॉस कर गए, जो कि अनएक्सपेक्टेड था। मुझे लग रहा था कि अंकल जो होल्ड करेंगे, लेकिन वो क्रॉस कर लिए। तो वहां पे आप मार्क किए होंगे कि मैं बहुत इजीली स्ट्रेस फ्रीली मतलब ब्रेक किया, आराम से मोटरसाइकिल स्लो भी हो गया, कोई टेंशन नहीं है। तो ब्रेकिंग बहुत अच्छी क्वालिटी की है, कोई टेंशन नहीं है। हेडलाइट्स की बात करते हैं। हेडलाइट्स बहुत बेकार है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैंने हाईवे पे चलाया, सिटी पे चलाया। सिटी के लिए ठीक ठाक है, हाईवे के लिए डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। लेकिन ये बात आजकल कॉमन है सारे के सारे मोटरसाइकिल्स पे। आई थिंक ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का ही रूल है, जिसमें आप हार्श लाइट नहीं लगा सकते हो। लेकिन जो भी हो, इसमें आपको एक्स्ट्रा लाइट लगाने की जरूरत है। अगर हम लोग इसकी माइलेज के बारे में बात करेंगे, टू बी ऑनेस्ट मैंने टेस्ट नहीं किया, लेकिन जो डिस्टेंस वो दिखा रहा था, मतलब इसकी जो डिस्प्ले पे, उसके हिसाब से करीब करीब आपको जो है 35 से 40 की माइलेज आएगा। आई बिलीव 35 ही आएगा मोस्टली, क्योंकि 350cc की कोई भी बाइक्स अगर देखोगे वो रेंज पे आता है। तो फ्यूल टैंक के हिसाब से भी आपको रेंज भी अच्छी मिल जाती है। तो अगर आप रेगुलरली सिटी राइड करते हो तो पॉसिबली ये हो सकता है कि हर 10-15 दिन में भी आपको
फ्यूल भरना पड़े। और अगर आप हाईवे पे चलाते हो तो 400-450 की रेंज आपको मिल जाते हैं, तो उस हिसाब से भी काफ़ी अच्छी है। कमिंग डाउन टू द फीचर्स, इसमें जो है बहुत सारे फीचर्स है। सबसे बड़ा फीचर जो है अगर आप कंपेयर करोगे इसकी रेंज पे कोई भी और बाइक पे नहीं, वो है ट्रैक्शन कंट्रोल। वेल, ट्रैक्शन कंट्रोल की काम क्या होता है? सो बेसिकली जैसा आप एबीएस देखते हो, तो एबीएस में क्या होता है, अगर आप तेज जाते हो एंड आप पैनिक ब्रेकिंग करते हो, मतलब सडनली ब्रेक किए, तो जनरल मोटरसाइकिल्स में जिसमें एबीएस नहीं है उसमें होता क्या है कि आपकी ब्रेक जो है लॉक हो जाता है। लॉक मतलब क्या करते हो, ब्रेक जब सडनली दबाते हो तो वो ब्रेक जो सडनली पकड़ लेता है आपके डिस्क को, जिसकी वजह से आपकी व्हील जो है वहाँ पे रुक जाता है। तो आपको इनर्शिया तो पता होगा, उसके वजह से क्या होता है, जब आपकी ब्रेक लॉक हो जाता है डेफिनेटली मोटरसाइकिल जो है फिसलने लगेगा। एंड द मोमेंट मोटरसाइकिल फिसलता है तो आपको कंट्रोल नहीं आता है। तो यूजुअल केसेस पे अगर आपको आपकी गाड़ी में अगर एबीएस नहीं है, तो हम लोगों को एक पुरानी टेक्निक जो हम लोग यूज़ करते हैं कि जब वो स्किड करने लगता है थोड़ा सा ब्रेक छोड़ देते हैं, फिर पकड़ते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर पकड़ते हैं, ताकि ब्रेक लॉक ना हो, मतलब जो व्हील जो है लॉक ना हो। तो वही चीज़ जो है एबीएस कर लेता है। तो वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में जब आप कंटिन्यूसली भी प्रेस करते हो, अगर जब व्हील स्किड होने की मतलब कोशिश कर रहा है, वो क्या करता है, उसको एंगेज डिसएंगेज करता है, जिससे व्हील लॉक नहीं होता है और आपकी बाइक जो है स्किड होने से बच जाता है। तो वो हो गया एबीएस की बात। सेम थिंग जो है ट्रैक्शन कंट्रोल पे होता है। ट्रैक्शन कंट्रोल पे क्या होता है, आपने देखा होगा, जैसे आप कोई भी थोड़ा हाई टॉर्क बाइक अगर ले लिए, जैसे मान लीजिए कि आप KTM 390 ले लो, अगर आप तेज घुमाते हो तो कभी कभी देखोगे एक्सेलरेट होने के टाइम पे व्हील जो है स्पिन होता है। तो स्पिन होने से क्या डिमेरिट्स है, आप अगर मान लो चला रहे हो, आप तेजी से घुमा लिया और व्हील स्पिन हो गया, आपकी बाइक थोड़ी सी टिल्ट है कहीं तरफ, मान लो कि राइट साइड पर टिल्ट है, तो लेफ्ट साइड को जो है पीछे वाला जो पहिया है वो फिसल जाएगा। फिसलने के बाद आपको कंट्रोल नहीं आता है। सो वो होता है। एंड ये ज़्यादातर जो है मडी केसेस में होता है, अगर थोड़ा सा कीचड़ है आपके रोड पे, स्लिपरी सर्फेसेस बेसिकली, या फिर आप सोचो सैंड है, या फिर आप कॉर्नर पे हो, कॉर्नर पे ये बहुत ज़्यादा काम आता है। तो इस केस पे क्या होता है, अगर ट्रैक्शन कंट्रोल आपकी बाइक में है तो इंजन जो है पावर कट ऑफ करता है, जैसे वो ब्रेक कट ऑफ करता है एबीएस में। तो सेम चीज़ क्या करता है, जब आप तेज़ी से घुमाते हो, अगर व्हील स्पिन होने लगता है, तो इसमें जो सेंसर है वो समझ जाता है कि यार व्हील जो है स्लिप हो रहा है, और उससे वो क्या करता है, पावर को कट ऑफ कर देगा। उसका मतलब व्हील स्पिन होने के टाइम पे वो रुक जाएगा, फिर से पावर देगा। तो वो है ट्रैक्शन कंट्रोल। अब ये ट्रैक्शन कंट्रोल जो है अलग अलग लेवल्स की होती है। जितना अच्छा बाइक आप लोगे उतनी अच्छा इंटरफेरेंस उसकी रहती है, मतलब तो आपको जो इंटरफेरेंस वो स्मूथ लगेगा। और इसमें बहुत सारे वर्जन्स रहते हैं, जैसे मेरे अफ्रीका ट्विन पे अगर आप देखोगे तो 3 मोड्स ऑफ ट्रैक्शन कंट्रोल है, कि कितना इंटरफेरेंस रहेगा ट्रैक्शन कंट्रोल का आपके बाइक के चलाने के ऊपर। तो ये चीज़ जो है होंडा के साथ स्टैंडर्ड आती है। अब देखो ये डिबेटेबल है कि होंडा में इतना बहुत ज़्यादा पावर नहीं है, जिसके वजह से ये चीज़ इतना ज़रूरी होगा नहीं होगा। लेकिन ये डिबेट तब भी हुआ था जब हम लोगों ने एबीएस की बात की थी। तो बहुत सारे लोग बोले कि यार 150cc 200cc मोटरसाइकिल्स में एबीएस की क्या ज़रूरत है। तो ये डिबेट अभी भी रहेगा कि इसमें तो पावर नहीं है तो ट्रैक्शन कंट्रोल की काम क्या आएगा। अब आए ना आए, इट्स अ सेफ्टी फीचर। मैं तो हमेशा आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि यार जो सेफ्टी फीचर है वो हमेशा गाड़ी में रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग आजकल कार खरीद रहे हैं, हर कार में जो है एयर बैग्स जो है स्टैंडर्ड हो चुका है। लेकिन आपने अपने लाइफ में कभी भी एक्सपीरियंस किया है कि एयर बैग खुलते हुए? थैंक गॉड मैंने तो अपने लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, एंड भगवान करे कभी ना करूं। तो ये वैसी चीज़ है, जब होगा एक बार होगा, लेकिन लाइफ सेवर होगा। तो हो सकता है ये कभी ना कभी आपको बेनिफिट करा दे। तो डेफिनेटली इट इज़ अ गुड टू हैव फीचर। तो ओवरऑल फीचर्स के बारे में ये है। एंड देन वो जो ब्लूटूथ और ये नेविगेशन ये सब है, ये तो मुझे पता नहीं, एक गिमिक सा लगता है। टू बी ऑनेस्ट, अगर आप लोग मोटरसाइकिल चलाते हो तो इट इज़ बेटर टू हैव ए हेडसेट जो आपका सेना या फिर कोई भी बहुत सारे चाइनीज ब्रांड्स पे भी आता है। तो उसमें आप क्या कर सकते हो ना, आप आपके मोबाइल को सिंक कर लो और मैप अगर आप लगाते हो, वैसे भी टर्न बाय टर्न जो नेविगेशन है वो इसमें आ जाता है। तो ये सब फीचर्स जो है गिमिक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो लेट्स कीप दैट असाइड। तो ओवरऑल आई थिंक हमने जो है सारे के सारे एस्पेक्ट पे बात कर ली है। अभी हम लोग बात करेंगे स्पेसिफिकली कि क्या ये बाइक सिटी के लिए अच्छी बाइक है। डेफिनेटली ये बहुत अच्छी बाइक है सिटी के लिए, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी जो मेरिट है वो ये है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ये करीब आई थिंक 170 या 180 kgs है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, मैं स्पेक्स देखना भी नहीं चाहूँगा। लेकिन जब आप ये बाइक को चलाते हो तो आपको जो है वो वेट पता नहीं चलता है। मतलब बेसिकली इट फील्स लाइक ए वेरी लाइट वेट बाइक। वही सेम रेंज पे आप कोई भी अगर बाइक चलाते हो, फॉर एग्जांपल आप डोमिनर ही ले लो, आपको थोड़ा सा वो हैवी फील होता है, जो कि होंडा की हाईनेस फील नहीं होता है। ये एक एडवांटेज है इस बाइक के साथ। अगर हम लोग इसकी सीट हाइट के बारे में बात करेंगे तो यार सीट हाइट में एक चक्कर ये है कि ये थोड़ा सा टॉल है, मतलब 800 mm की सीट है। तो जो
5.3 एंड अबव जो मेरे हाइट पे है वो चला सकते हैं इजीली। आई थिंक 5.4 होने के बाद वो इजी रहेगा। मेरा हाइट 5.3 है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन उसकी रीज़न ये भी है कि मैं और भी बहुत टॉल बाइक्स चलाता हूँ ऑलरेडी। लेकिन आपके लिए मेरे हिसाब से 5.4 एंड अबव होने से बाइक आपके लिए ठीक रहेगा। देखो एडवांटेज ये है कि बिकॉज यू डोंट फील दी वेट, तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं आता है। इसकी वेट मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह से किया गया है, ये मैं बता सकता हूँ आपको। सो सिटी के लिए ओवरऑल इट्स अ गुड बाइक। इसमें स्ट्रेस फील नहीं होता है, मतलब आपकी पर्सनली जो बॉडी पे भी स्ट्रेस नहीं आता है बिकॉज ऑफ लाइट क्लच एंड लाइट गियर शिफ्टिंग एंड ईजी थ्रॉटल, उसके लिए स्ट्रेस नहीं आता है। एंड फॉर द मोटरसाइकिल ऑल्सो इट इज स्ट्रेस फ्री। तो सिटी के लिए एकदम परफेक्ट बाइक है। अगर आप इसको सिटी में चलाना चाहते हो, ये 100% सही बाइक है। इससे बेस्ट बाइक और कुछ नहीं होगा, वैसी बाइक है। नेक्स्ट कमिंग डाउन की अगर हम लोग हाईवे पे चलाते हैं तो हाईवे टूरिंग के लिए मैंने एक वीडियो बनाया, तो उसमें ये है कि आप 100-110 तक इसको आराम से चला सकते हो। अगर आपको माइलेज आप कॉन्शियस हो तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि 80 पे चलाने के लिए। 80 पे ये जो है बहुत अच्छा आपको माइलेज डिलीवर करेगा। राइडर पिलियन के लिए कंफर्टेबल है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हाईवे में इसको यूज़ कर सकते हो। लगेज कैरिंग कैपेसिटी के बारे में भी हम लोग बात किए कि मेटल टैंक दिया गया है, तो जिसकी वजह से आप टैंक बैग लगा सकते हो एंड पीछे भी आप लगेज बहुत आराम से माउंट कर सकते हो। तो इसमें ये सब एडवांटेजेस है, तो हाईवे के लिए भी सही है। ऑफ रोड्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो आप इसमें हार्डकोर ऑफ रोड नहीं कर पाओगे बिकॉज डेफिनेटली इट इज़ नॉट मेड फॉर दैट। इसमें सस्पेंशन ट्रैवल बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी स्टिफनेस आपको पता चलता है। ऑफ रोड में थोड़ा सा स्मूथ सस्पेंशन रहने से आपको बॉडी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं आता है। अगर स्टिफ रहता है उसकी क्वालिटी अलग है, डेफिनेटली स्टिफ रहने से आपको हैंडलिंग कॉर्नरिंग ये सब में अच्छा बहुत हेल्प करता है। बट देन आपको फिर ऑफ रोड्स पे वो थोड़ा बम्पी भी बन जाता है, लेकिन आप इसको ऑफ रोड पे लेके जा सकते हो। तो डेफिनेटली यू विल नॉट एंजॉय दिस बाइक एज एन एडवेंचर बाइक ऑन ऑफ रोड, बट या यू कैन डू डिसेंट ऑफ रोड। अगर आपको जरूरत पड़ जाता है कि भाई आप कर सकते हो। क्या ये लद्दाख जा सकती है? डेफिनेटली जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब बात करते हैं एक्सेसरीज के बारे में, क्या आपको कोई मैंडेटरी एक्सेसरीज में लगाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँ कि एक विंडशील्ड लगना जरूरी है, बिकॉज आप जब हाईवे पे चलाते हो, बिकॉज इट्स ए नेकेड बाइक, इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा विंड ब्लास्ट होता है, जिसमें आपको थोड़ा फील तो डेफिनेटली होता है कि यार बहुत तेज जा रहा है बाइक, तो वो फीलिंग होता है। तो उसके वजह से जो है मैं आपको सजेस्ट करूँ कि एक टॉल विंडशील्ड अगर मिल रहा है तो लगा लो। आई एम श्योर कि कुछ दिनों में आ जाएगा, कुछ ना कुछ कंपनीज बना देंगे। टॉप ऑफ दैट अगर आप कुछ और कस्टमाइजेशन करना चाहोगे, सबसे पहले जो कस्टमाइजेशन मैं आपको सजेस्ट करूंगा, एक्चुअली विंडशील्ड से पहले भी क्रैश गार्ड्स एक अच्छा लगाना बहुत जरूरी है। ये बाइक स्टैंडर्ड क्रैश गार्ड के साथ नहीं आता है, सो बहुत बुरी चीज़ है। तो आपको एक अच्छी वाले क्रैश गार्ड डेफिनेटली लगाना चाहिए, नहीं तो गिरेगा तो फिर वॉट लगेगा। एंड होंडा की स्पेयर्स एक्सपेंसिव होता है डेफिनेटली, तो वह बात, लेकिन वो इंश्योरेंस पे हो जाएगा, वो अलग बात है। तो क्रैश गार्ड लगा लो। और आप और एक मॉडिफिकेशन आप जो कर सकते हो एक्सेसरीज के लिस्ट पे, वो होगा कि आप अगर चाहते हो तो एक बैकरेस्ट लगा सकते हो। अगर आप पिलियन के साथ मतलब राइड करना चाहते हो तो एक बैकरेस्ट आजकल बहुत सारे कंपनियां बनाता है। इवन तो बैकरेस्ट जो है बहुत अगली दिखता है मोटरसाइकिल्स पे, मतलब जो कंपनी से स्टॉक आता है वो सब अच्छा लगता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर थंडरबर्ड देखोगे उसमें अच्छा लगता है, लेकिन ये बाइक पे बैकरेस्ट लगाने से डेफिनेटली एक लोलुआ बाइक जैसा दिखेगा। लेकिन कंफर्ट की बात है, मतलब हमेशा प्रायोरिटी कंफर्ट पर रहना चाहिए। कंफर्ट और सेफ्टी हमेशा प्रायोरिटी रहना चाहिए। तो उस हिसाब से देखने से आपको एक बैकरेस्ट लगा सकते हो। सैडल स्टेज आप लगा सकते हो अगर आपकी जो बैग से कंप्लीटली सैडल बैग है। अगर आप सैडल स्टे लगा लेते हो थोड़ा सा सेफ रहेगा, आपकी सस्पेंशन के ऊपर वेट नहीं रहेगा, मतलब साइड वाइज। तो मतलब देखो वेट रहने से सस्पेंशन में से कुछ खराब नहीं होगा, लेकिन क्या होता है ना, वो जब आप चलते रहते हो तो उसमें वो स्क्रैचेस लगने लगेगा उस सस्पेंशन की स्प्रिंग के ऊपर, वो पेंट निकल जाएगा। उसकी वजह से बेस्ट है कि सैडल स्टे लगाने से आपकी बाइक जो है सैडल स्टे के ऊपर रहेगा। सो यही कुछ अच्छे एक्सेसरीज है जो आप लगा सकते हो। मैं भी देखूंगा अगर बाइक एंड बाइकर या फिर जाना किसी का अगर प्रोडक्ट्स आता है और किसी की CB350 पे लगा हुआ होगा एक्सेसरीज, तो उस पर एक वीडियो फ्यूचर में बनाएंगे। नाउ कमिंग डाउन टू द कंक्लूजन कि क्या ये बाइक आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, इसके बारे में मैं आपको बता नहीं सकता हूँ बिकॉज ये आपके प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप मुझे पर्सनली मान लो कि आज के डेट पे बोल रहे हो कि बुल्लू भाई आपको एक नया बाइक खरीदना है, क्या आप CB350 खरीदोगे? सो मैं नहीं खरीदूंगा। उसका रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। सो ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू पे मैं बताता हूँ। सो बेसिकली आई एम एन एडवेंचर एंथुसियास्ट गाय जो कि एडवेंचर ही पसंद करता है। आई डोंट लाइक और आई डोंट एंजॉय राइडिंग मोटरसाइकिल्स इन द सिटी। आई इवन डोंट एंजॉय राइडिंग मोटरसाइकिल्स ऑन द हाईवे एज वेल। मुझे लगता है कि फ्लैट हाईवेज में कोई मजा नहीं है। जब ऑफ द रोड होता है मुझे बहुत पसंद आता है। ऑफ द रोड का मतलब ये नहीं होता है कि मुझे मोटोक्रॉस पसंद है, बिल्कुल भी नहीं। मुझे जो है हाईवे छोड़ के हमेशा जो डिटूर करके जो रोड्स जाता है वो मुझे पसंद आता है। जो सो इसका मतलब ये है कि आई एम काइंड ऑफ ए पर्सन हु लव्स रफ रोड्स, पॉट होल रोड्स, ऑफ रोड्स, वैसे रोड्स मुझे पसंद है। उसका मतलब आप समझ गए होंगे कि मेरे दिमाग में जो है एडवेंचर वाला कीड़ा है। तो अगर मैं CB350 खरीद लेता हूं, आई एम वेरी श्योर कि सिटी में तो मैं चलाऊंगा, मैं एंजॉय करूंगा, लेकिन थोड़े दिनों के बाद आप देखोगे कि मैं उस बाइक पे जो है बहुत सारे मॉडिफिकेशंस कर लूंगा फॉर
एडवेंचर फ्रेंडली, टू मेक इट एडवेंचर फ्रेंडली, जिसमें आप देख सकते हो कि मैं शायद वो सस्पेंशन को रेज कर लूँ या फिर सीट को बदल दूँ, हैंडल बार बदल दूँ और पता नहीं मड फ्लैप क्या क्या बदल दूँ। तो ये मेरे साथ प्रॉब्लम है कि अगर मैं ऐसे मोटरसाइकिल को लेता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशंस कर लूँ, क्योंकि मैं सिटी में बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करता। एंड टू बी ऑनेस्ट, सिटी के लिए मैं खरीद रहा हूँ एथर। तो आपको ये बताया नहीं था, कोई भी वीडियो में बताया नहीं था, लेकिन मैं खरीद रहा हूँ एथर। उसके दो रीजन्स है। एक तो यार एथर चलाने में मज़ा आ जाता है, दूसरा रीज़न है कि मेरा या सिटी कम्यूटिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, बट मैं एंजॉय करना चाहता हूँ। एंड इलेक्ट्रिक है यार, मतलब फ्यूल बचेगा उसकी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा पोल्यूशन के लिए तो ठीक होगा। और हम लोग फ्यूचर रेडी तो होंगे, तो इसलिए मैं एथर खरीदाऊंगा। एनीवेज, तो ये है बात। तो मैं सिटी के लिए मोटरसाइकिल नहीं खरीदूंगा। आई एम स्टिल स्टिकिंग टू स्कूटर, क्योंकि मुझे स्कूटर्स कंफर्टेबल लगता है सिटी में चलाने के लिए, चाहे वो अपनी गस्टो हो जाए या फिर एथर जब आएगा तब। लेकिन बात ये है कि मुझे सिटी के लिए मोटरसाइकिल नहीं चाहिए। मुझे मोटरसाइकिल चाहिए हाईवे टूरिंग के लिए, मुझे मोटरसाइकिल चाहिए एडवेंचर के लिए। तो उस हिसाब से तो मेरी जो टेस्ट है वो मैच नहीं होगा एक क्लासिक मोटरसाइकिल के साथ या फिर एक क्रूजर मोटरसाइकिल के साथ। इनफैक्ट मैं इसके बाद जो है मेट्योर की भी वीडियो बनाऊंगा। जिस तरह से आपको होंडा हाइनेस की वीडियोस आ रहा है, वही सेम टाइप की वीडियो जो है मेट्योर के बारे में भी आएगा। और मेट्योर के बारे में भी मेरा ख्याल यही रहेगा, मतलब मेरा पर्सनल में बोल रहा हूँ। मैं अगर खरीदना चाहता हूँ तो ये होगी मेरी बात, तो मैं नहीं खरीदूंगा। लेकिन क्या आप खरीदोगे तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जो बेटर करता है वो है कि आपकी यूसेज कैसी है, उसके ऊपर पूरा डिपेंड करता है। लेकिन ऑनेस्टली बात यह है कि अगर आप लोग आए हो इंटरनेट पे सर्च करके कि आपको CB350 लेनी है नहीं लेनी है, तो ऑब्वियसली आपकी माइंडसेट वही है कि आपको ऐसे टाइप की मोटरसाइकिल्स पसंद आ रहा है। लेकिन इसमें एक बड़ी दिक्कत है, खास करके होंडा की जो बिग विंग की बाइक्स है। इसमें क्या प्रॉब्लम है यार, ये मोटरसाइकिल जो है आपको जनरल होंडा शोरूम्स में नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि ये खाली बिग विंग स्टोर्स में मिलेगा, जो कि जहां भी होंडा की प्रीमियम मोटरसाइकिल्स मिलेगा। अब इसकी दिक्कत ये है कि ये बहुत सारे सिटीज़ में अभी तक आया हुआ नहीं है, आगे चल के शायद आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहला प्रेफरेंस आपका ये रहना चाहिए कि आपके सिटी में इसकी एग्जिस्टेंस है कि नहीं। इवन तो आपके सिटी पे भी नहीं है, 60-70 किलोमीटर के अंदर भी है तब भी चलेगा, 100 किलोमीटर भी चलेगा। 100 किलोमीटर यार कुछ नहीं होता है, आजकल जाने से 1.5 घंटे 2 घंटे में मैक्स पहुंच जाते हैं, वो भी हो जाएगा। 100 से अगर ऊपर है तब तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप इसको मत खरीदो, क्योंकि आप जो है तकलीफ में आने वाले हो। फॉर एग्जांपल आपको बोलता हूं, अगर छोटा सा भी कुछ इश्यू है, कुछ है, उसके लिए आपको जो है 100 से ऊपर किलोमीटर जाके आना, उसमें एक्सपेंसिव हो जाएगा आपकी ट्रैवल। ऑब्वियसली यार, आप टेस्ट राइड के लिए जाओगे एक बार, फिर एक बार बुकिंग करने के लिए जाओगे, फिर एक बार डिलीवरी के लिए जाओगे, फिर सर्विस के लिए जाओगे, तो ये दिक्कत आ सकती है। सो क्लियरली डिपेंड करता है कि ये जो शोरूम्स है, ये जो सर्विस सेंटर्स है, आपके सिटी से कितना दूर है, उसके ऊपर आपको जो है डिसाइड करना कि ये बाइक आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। टू बी ऑनेस्ट, ये एक ही नेगेटिव चीज जो मुझे लगा होंडा की इस मोटरसाइकिल के साथ। इसके अलावा और कोई उतना डिसएडवांटेज नहीं है जिसकी वजह से आपको ये बाइक नहीं लेनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको ये दो चीज़ें कंसिडर करना चाहिए। क्या आपकी रिक्वायरमेंट जो है मोस्ट ऑफ द टाइम आप सिटी पे चलाओगे एंड कभी कभार आप हाईवे ट्रिप करोगे एंड बहुत कम ऑफ रोड करोगे, तो आपके लिए बहुत परफेक्ट बाइक है। अगर खास करके आप सिटी में ज़्यादा चलाते हो, आई बिलीव कि इससे ज़्यादा कंफर्टेबल बाइक आपको कोई भी नहीं मिलेगा। तो ये हो गया मेरी वर्डिक्ट अबाउट दिस बाइक। अगर आपको लेनी है तो ये जो रीज़न आपको पहला मैटर करेगा एंड सेकंड मैटर करेगा कि यार आपके वहाँ पे शोरूम्स और सर्विस सेंटर्स कितना दूर है। तो बेस्ड ऑन दैट यू कैन आइदर बाय दिस मोटरसाइकिल और नॉट बाय दिस मोटरसाइकिल। तो ये हो गया मेरी बात, आप समझ गए होंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई नो कि वीडियो की लेंथ जो है बहुत बड़ा है, लेकिन आई बिलीव कि अगर आप लोग 2 लाख 2.5 लाख अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो एक मोटरसाइकिल पे, सो डेफिनेटली आप एक 26-27 मिनट या 30 मिनट की वीडियो तो देख ही सकते हो। अगर नहीं देख सकते हो, आपकी मर्जी, आपकी पैसा बर्बाद करना चाहते हो बर्बाद करो।